के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओजिन ने लियोन की मदद करने के लिए चर्च ऑफ लाइट के अंडरग्राउंड प्रिजन में एंटर किया, जहां पर ये लोग ड्रैगन डाउन की मदद से बैरियर को पियर्स करते हुए लियोन के एंसेस्टर को छुड़ा लेते हैं। साथ ही वहां पर ज़ाओजिन को यूजिन का लेटर मिला, जिसमें उसने बताया था कि डू क्लैन की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हुई थी। तो ज़ाओजिन ने वहीं पर फैसला लिया कि वो डू क्लैन को इस दुनिया से कम्प्लीटली वाइप आउट कर देगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ाओजिन की तूफानी एंट्री दिखाई गई। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे आसमान में खलबली मच गई। वेल ज़ाओजिन इतना ज्यादा गुस्से में इसलिए है क्योंकि आज वो अपने दुश्मनों का सफाया करेगा। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा डर के मारे कांपने लगा। वहीं पर डोंग डोंग ज़ाओजिन की इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और अब ज़ाओजिन अपने हेलबर्ड को घसीटते हुए अपने दुश्मनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था, जिसके बाद वो दू फैमिली के दो यंग मास्टर्स से कहने लगा कि अच्छा तुम हो दू क्लैन के कुत्ते। जो सुनते साथ ही ज़ैंग ज़ाओजिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तू चेन क्लैन का डिसेंडेंट है, तूने तो औकात में रहकर बात करनी चाहिए। तेरा चेन क्लैन अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और ऐसे में तूने हमारे दू क्लैन से पंगे लेकर अपनी ही मौत को बुलावा भेजा। जिस पर ज़ाओजिन जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम दू क्लैन के कुत्ते वाकई एक नंबर के बेवकूफ हो। सच बताओ तो मैं तुम्हें ढूंढने वाला था, लेकिन तुम खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे पास आ गए। सच बताओ तो तुमने मेरा ये काम काफी ज्यादा आसान किया है। अब तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जो सुनते साथ ही ज़ैंग हंसते हुए कहने लगा कि तुमने बस हमारी फैमिली के एक बंदे को खत्म किया है। युवान तो पहले से ही कमजोर था, तो उसे खत्म करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। और उस नमूने को मारकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारी दो क्लैन का मुकाबला करने के लायक बन गए। अगर सच बताओ तो तुम्हारा ये घमंड किसी काम नहीं आने वाला। बस थोड़ी देर में तुम भी युवान के पास पहुंचने वाले हो। वहीं पर वो दूसरा बंदा होंग ज़ाओजिन से कहने लगा कि तुमने अब नींद से उठने की जरूरत है। तुम्हारी चेन क्लैन की इरा पूरी तरह से फिनिश हो चुकी। 10,000 सालों से हमारी डू फैमिली ने ही इस दुनिया पर अपना डोमिनेंस साबित किया, इसलिए तुम्हारी चेन फैमिली के हमारे सामने भौंकने की कोई औकात नहीं। और इतना कहते साथ ही होंग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओजिन पर एक पंच हिट करने के लिए रवाना हो गया। मगर ज़ाओजिन पर हमला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसने ऑलरेडी होंग के पंच को जकड़ लिया था। वो कह रहा था कि तूने मेरी चेन फैमिली पर कीचड़ उछाला, लेकिन असल बात तो ये है कि तेरा डू क्लैन एक नंबर का भिखारी था। उसने हमारी चेन फैमिली की मिस्टिक आर्ट को चुराया और फिर उसी के दम पर 10,000 सालों तक सरवाइव किया। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम खुद को इस दुनिया के रूलर बता रहे। इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारा क्लैन कुछ और नहीं बल्कि बेशरम चूहों का झुंड है। अब ये सुनते साथ ही होंग ने फटाफट से अपनी तलवार को समन करते हुए सीधे ज़ाओजिन पर कूद पड़ा। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे। इसी दरमियान होंग ज़ाओजिन से कहता है कि तेरा क्लैन 10,000 सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था और तबाह तो वही होता है जिसकी कोई औकात नहीं होती। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन ने होंग पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे एक बार फिर से पीछे की तरफ ढकेल दिया था और अब उन दोनों बंदों ने हवा में छलांगे लगाते हुए वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन कर दिए, जो कि एक साथ ज़ाओजिन पर न जाने कितनी सारी फ्लाइंग सोर्ड्स की बारिश कर रहे थे। और अब वो सारी तलवारें आपस में मर्ज होकर एक हेवी सोर्ड में बदल जाती है, जिसे ज़ाओजिन अपने स्लैश अटैक की मदद से काउंटर करने लगा। और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर होंग पीछे की तरफ घसीटा जाता है। उसे तो लग रहा था कि उसकी इस अटैक की वजह से ज़ाओजिन बुरी तरह से घायल हो चुका होगा, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ज़ाओजिन तो उसके हमलों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी शान के साथ उसके सामने खड़ा था। वो कहने लगा कि रेगिस्तान की सीनरी काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये जगह तुम दोनों को दफनाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और अब यहाँ पर ज़ाओजिन ने अपनी चेन फैमिली की मिस्टिक आर्ट को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ये मूव इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि इसके अंदर अर्थ एंड हेवन को शेक करने की एबिलिटी है। जैसे ही मिस्टिक आर्ट एक्टिवेट हुई, वहाँ मौजूद हर एक पत्थर हवा में फ्लोट करने लगा। आसमान पूरी तरह से लाल रंग में बदल गया था और अब वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो अपीयर हो जाता है और अब उसी टोर्नेडो से एक बहुत ही भयानक ड्रैगन बाहर आ गया। ज़ाओजिन कह रहा था कि भले ही मेरी चेन फैमिली 10,000 सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई, मगर जब तक ये ज़ाओजिन जिंदा है तब तक तुम्हारी डू फैमिली हमेशा मेरी चेन क्लैन की गुलाम रहेगी। और अब ज़ाओजिन का ड्रैगन सीधे उन दोनों पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। तो ये दोनों भी बड़ी ही तेजी के साथ डिवाइन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ हटने लगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ज़ाओजिन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर न जाने कितनी ही सारे हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम से अटैक कर दिया, जिसके चलते फाइनली वो ड्रैगन एक्सप्लोड हो जाता है।
लेकिन उसने जाने से पहले इन दोनों को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। मगर असली इंटेंस फाइट होना तो अभी भी बाकी था। डू क्लैन के बंदे बड़े ही गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और अब वो दोनों भी ज़ाओचन पर हमला करने के लिए निकल पड़े। मगर ज़ाओचन बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उन दोनों पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर चुका, जिसे काउंटर करने के लिए उन्होंने अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी। मगर एक ही सेकंड के अंदर उस शील्ड की भी धज्जियां उड़ गई। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाए, ज़ाओचन सीधे ज़ैंग के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अब ज़ैंग का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वहीं पर इस इंटेंस फाइट को देखकर वहां मौजूद लोग ज़ाओचन की तारीफें करने लगे। वो लोग कह रहे थे कि इन तीनों के पास सेम मिस्टिक आर्ट है, मगर इनकी पावर्स का ओरिजिन सेम होने के बावजूद भी ज़ाओचन की मिस्टिक आर्ट काफी ज्यादा पावरफुल लग रही। ये दो बंदे होने के बावजूद भी ज़ाओचन ने बड़ी इजीली इन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिखाया। इधर ज़ाओचन ने अपना एक जोरदार स्लैश रिलीज करते हुए होंग को बड़ी सी चट्टान पर पटक दिया था। उसकी हालत देखते साथ ही ज़ैंग को भी टेंशन आने लगा, लेकिन होंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दोबारा से ज़ाओचन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया और उतने में ही ज़ैंग ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे गॉड ट्रैपिंग फिंगर कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही ज़ाओचन के आसपास न जाने कितनी सारी डिवाइन स्ट्रिंग्स अपीयर हो गई। उन्होंने ज़ाओचन को पूरी तरह से ट्रैप करना शुरू कर दिया था और ज़ाओचन ने भी पूरी खामोशी के साथ उस मूव को कम्प्लीटली एक्टिवेट होने दिया। देखते ही देखते वो इन डिवाइन स्ट्रिंग्स के बॉल में फंस चुका था। अब ज़ाओचन को पूरी तरह से ट्रैप होता हुआ देखते साथ ही होंग ने भी अपनी हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट कर लिया, मगर धीरे धीरे करते हुए वो डिवाइन स्ट्रिंग्स रेड एनर्जी में बदलने लगी। वहाँ पर ज़ाओचन की इवल एनर्जी पूरी तरह से फैल चुकी थी और तब तक होंग का हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम ज़ाओचन को खत्म करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच जाता है। मगर क्या ज़ाओचन को क्रश करना इतना आसान था? ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज़ाओचन ने अपने डिमोनिक हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से उस शील्ड को ब्रेक कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा डू क्लैन लूजर है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज है जिसे तुम कह सको कि ये तुमने बनाई थी? ये हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम भी मेरे ही क्लैन की टेक्निक है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने उस पाम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें से रिलीज होने वाली ऑरा से ये दोनों बंदे पीछे जाकर पटक गए। होंग तो ब्लड की वोमिटिंग कर के ही परेशान था। ज़ाओचन कहने लगा कि 10,000 साल एक लंबा अरसा माना जाता है। इसमें न जाने कितने ही सारे पावरफुल क्लैंस ने अपने सेक्ट बनाए। उन लोगों ने कड़ी मेहनत कर खुद के बलबूते पर अपनी मिस्टिक टेक्निक को फॉर्म किया, मगर तुम्हारी दो फैमिली को तो गुलामी करने की आदत थी। उनके पास इतना भी टैलेंट नहीं था कि वो अपनी खुद की कल्टीवेशन आर्ट को बना पाए। मुझे तो तुम्हारी फैमिली से ही घिन आ रही। सच बताओ तो तुम्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं। वेल, यहाँ पर होंग और ज़ैंग दोनों भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अब ज़ाओचन की बॉडी से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी। ज़ैंग तो शॉक होते हुए कहने लगा कि इस बंदे ने सिर्फ मिस्टिक आर्ट को ही प्रैक्टिस नहीं किया, बल्कि वो अपनी ही आर्ट को रिवर्स कर सकता है। इसने तो बड़ी ही आसानी के साथ अपनी डिवाइन एनर्जी को डिमोनिक एनर्जी में बदल दिया। जो सुनते साथ ही होंग कह रहा था कि ना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम भी आज तक अपनी मिस्टिक आर्ट को रिवर्स नहीं कर पाए। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था, ऑफ कोर्स तुम इस आर्ट को रिवर्स भी नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हारा वो बेवकूफ युवान तुम्हें ये बताना भूल गया कि मिस्टिक आर्ट को सिर्फ मैं ही रिवर्स कर सकता हूँ। सिर्फ मैं अकेला ही डीमंस और गॉड इन दोनों पाथ पर चल सकता हूँ, और मुझसे कंपेयर करने जितनी तुम दोनों की औकात नहीं। इतना कहते साथ ही ज़ाओचन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उस डिमोनिक एनर्जी के चलते वहाँ मौजूद हर एक चट्टान हवा में फ्लोट हो रही थी। ज़ाओचन कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी यूजिन मारी गई, तुम्हारी वजह से वो इंजर्ड होकर मारी गई। मैं तुम्हारी हर एक गलती को माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने यूजिन के साथ जो किया उसके लिए तुम्हारे क्लैन को कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम लोग बस गंदे नाली के कीड़े हो, जिनका खुद का ना ही कोई अस्तित्व है और ना ही पहचान। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने गुस्से में आकर अपने हेलबर्ड को रिलीज कर दिया। उसके हेलबर्ड से बहुत ही खतरनाक प्योर थंडर पावर रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही होंग के तो होश ही उड़ गए। वो इस हेलबर्ड में अपनी मौत को क्लियरली देख पा रहा था, तो उसने खुद को बचाने के लिए अपने सामने कई सारे फॉर्मेशन शील्ड को बना लिया। मगर ज़ाओचन की थंडर पावर 1 बाय 1 करते हुए उसके हर एक फॉर्मेशन को शैटर करने लगी। वो हेलबर्ड सारे फॉर्मेशंस की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे होंग पर जाकर हिट हो
गया और ये अटैक इतना ज्यादा इंटेंस था कि होंग की हालत खस्ता हो गई। वहीं पर ज़ाओचन का हिलबर्ट दोबारा से उसके पास वापस आ चुका था, तो उसे लेकर ज़ाओचन एक बार फिर से होंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। और अब ज़ाओचन ने होंग पर अटैक करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन हो चुका था। उसका हिलबर्ट बड़ी ही तेजी के साथ होंग के आर पार घुस चुका था और इस तरह से फाइनली होंग का किस्सा खत्म हो गया। उसे मारने के बाद ज़ाओचन पागलों जैसे हंस रहा था। इधर ज़ैंग तो अपने भाई होंग की मौत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हुआ था। वो ज़ाओचन से कहता है कि जब तुमने हमारे भाई युआन पर अटैक किया था तब तुमने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा। तुम्हें पता था कि हम जरूर से तुम्हारे पीछे आएंगे। जिस पर ज़ाओचन अपने ईवल अंदाज में कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग बस कमजोर हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता। इतनी देर तक मेरे साथ फाइट करने के बाद तुम्हें अब जाकर रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। यहाँ पर ज़ाओचन ने होंग को अपने हिलबर्ट में घुसाकर टांग दिया था और उसका ईवल अंदाज देखकर ज़ैंग कहने लगा कि हमारे एल्डर ने हमें बताया था कि चेन क्लैन का हर एक बंदा पूरी तरह से सनकी है। वाकई तुम्हारी चेन फैमिली के लोगों की दिमाग घुटनों में है। तुमने अपनी ये हरकतें दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत बड़े पागल हो। और इतना कहते साथ ही ज़ैंग वहाँ से फटाफट से भागने लगा। अब वो ज़ाओचन का मुकाबला करना नहीं चाहता था, वरना तो फिर वो भी अपने भाई होंग और युआन के पास पहुँच जाएगा। वहीं पर ज़ाओचन उससे कह रहा था कि हमारे दोनों क्लैंस में खून का कर्जा है और खून के कर्जे को खून से ही चुकाया जा सकता। अगर तुम दूसरों को मारने की नीयत रखते हो तो तुमने भी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर तुम दोनों भाई मुझे मारने आए थे तो तुमने भी मौत को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए था। और अब ज़ाओचन अपने हिलबर्ट की मदद से उस पर हमले करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ैंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए ज़ाओचन के अटैक को काउंटर कर लेता है। इतना ही नहीं, वो अपने हेवनली पाम्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओचन के हिलबर्ट को रोक रहा था, मगर उसकी सारी ताकत ज़ाओचन के सामने फीकी पड़ गई। ज़ाओचन के हिलबर्ट ने उसे स्लिट करते हुए जमीन की तरफ पुश कर दिया था। ज़ैंग भी समझ चुका था कि वो अब ज़ाओचन के कहर से बच नहीं सकता। वो इतना ज्यादा इंजर्ड है कि यहाँ से भागना भी उसके लिए इम्पॉसिबल था और अब वो जमीन पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार करने लगा। साथ ही ज़ाओचन को अपनी तरफ इतने गुस्से में आता हुआ देखकर ज़ैंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। ज़ाओचन का गुस्से वाला चेहरा देखकर ही वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया और उतने में ज़ाओचन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर बड़ा ही भयानक हमला कर दिया। ज़ाओचन की ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि वहाँ पर एनर्जी के न जाने कितने ही सारे स्लैशेस एक्सप्लोड हो गए। इनफैक्ट इस भयानक एक्सप्लोजन ने तो सिटी की फाउंडेशन को भी हिला के रख दिया। वहाँ मौजूद लोग तो जैसे तैसे उस एनर्जी से खुद को बचा रहे थे और फाइनली सब कुछ शांत हो गया। ज़ाओचन ने भी बड़े ही कूल अंदाज में अपने हिलबर्ट को दोबारा से समन कर लिया था। साथ ही हमें पता चलता है कि ज़ैंग अभी भी जिंदा है। ज़ाओचन ने तो बस अभी तक उसके साथ गेम खेला, क्योंकि एक आसान सी मौत तो डू क्लैन के लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और अब ज़ाओचन धीरे धीरे करते हुए ज़ैंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर ज़ैंग कीड़ों जैसा रेंग रहा था। वो कहता है कि मैं डू क्लैन का मेंबर हूँ। हमारे एल्डर ने हमें हमेशा यही बताया कि हमारे डू क्लैन का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि हम इस दुनिया पर हुकूमत कर सके। तो अगर मैं एक रूलर हूँ तो फिर तुम्हारे हाथों मैं मर कैसे सकता? मुझे तुम्हारे हाथों मौत मंजूर नहीं। ज़ाओचन कहता है कि उस वक्त मेरे फादर ने मिस्टिक आर्ट तुम्हारे क्लैन के हवाले की, वो एक कॉज था और आज जो मैं तुम्हारी जिंदगियों को क्लेम कर रहा हूँ ये उसी कॉज का इफेक्ट है। आज मैं हमारे दरमियान के कॉज एंड इफेक्ट को सेटल कर रहा हूँ। और फिर ज़ाओचन ने बड़े ही कुल अंदाज में अपना हिलबर्ट ज़ैंग के आर पार घुसा दिया। ज़ैंग के खून ने ज़ाओचन के पाँव को टच किया और यहीं पर उसकी जगह थी। वहीं पर ज़ाओचन काफी गुस्से में पूछने लगा कि बताओ कि यहाँ पर कोई और भी है जो मेरे साथ फाइट करना चाहता। वेल ज़ाओचन की इस ऐलान को सुनते साथ ही लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए और तभी डोंगडोंग ज़ाओचन से कहने लगा कि मेरे भाई जरा संभाल कर देखो, वहाँ पर कोई आने वाला है। वेल यहाँ पर डार्क चर्च के 2 होली नाइट्स पहुँच चुके थे। इन दोनों के पास 2 बहुत ही पावरफुल होली ड्रैगन्स भी थे। इन्होंने अपने नाम बताए तलिदा और अंदिना। वो ज़ाओचन से कहने लगे कि कुछ दिनों पहले तुमने हमारे एक साथी को मार दिया था तो हम उसी का बदला लेने आए हैं। वेल डार्क चर्च के बंदों को यहाँ देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो लोग कहते हैं कि ज़ाओचन ऑलरेडी 2 बंदों को मार चुका है, उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हुई होगी, तो ये लोग उसी मौके का फायदा उठाकर ज़ाओचन को मारना चाहते। ये डार्क चर्च तो वाकई काफी बड़ा बेशरम निकला, एक बंदे की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते, मगर ज़ाओचन को इससे कोई
फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ तुम लोग अपीयर हो गए, वैसे भी आज मैं किलिंग के मूड में हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारा भी हशर इन्हीं नमूनों जैसा होगा। जो सुनकर तालिदा गुस्से में कहने लगा कि ईस्टर्न की बेवकूफ कल्टीवेटर, तुझे भला अर्थ एंड हेवन की पावर का क्या अंदाजा। और उतने में डोंग डोंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वेल यहाँ पर डोंग डोंग ने अपना डिवाइन फॉर्म रिवील किया था, जिसे देखते साथ ही वो दोनों ड्रैगन्स डर के मारे कांपने लगे। और अब डोंग डोंग सीधे ज़ाओजिन के पास पहुंच जाता है। वो भी इस फाइट में ज़ाओजिन की मदद करना चाहता था, लेकिन ज़ाओजिन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तो ज़ाओजिन उसका लाड़ करते हुए उसे समझाने लगा कि मेरी जान, तुम इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर तुमने अपनी पावर्स का यूज किया तो तुम दोबारा से स्लम्बर में चले जाओगे। और हाँ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, ये दो नमूने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम तो बस साइड में हटकर इस फाइट का मजा लो। जो सुनते साथ ही डोंग डोंग फटाफट से वहाँ से साइड में हट गया। वहीं पर डार्क चर्च का अंदीना कहने लगा कि अच्छा हुआ ये डिवाइन ड्रैगन इस बैटल में शामिल नहीं हुआ, वरना हम दोनों के ड्रैगन इस ज़ाओजिन का मुकाबला नहीं कर पाते। खैर, अब डिवाइन ड्रैगन तो इसमें नहीं आएगा, तो क्यों ना इस ज़ाओजिन का काम तमाम किया जाए। और अब उसने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर अपने ड्रैगन की मदद से ज़ाओजिन पर हमला कर दिया। वहीं पर तालिदा भी अपने ड्रैगन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन पर हमले कर रहा था। उस ड्रैगन के आइस लैंसेस जमीन को चीरते हुए ज़ाओजिन की तरफ आगे बढ़ने लगे, इसलिए ज़ाओजिन फटाफट से पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर उसने भी अपने स्लैश को रिलीज करते हुए इस जंग का आगाज कर दिया। तालिदा उसे बता रहा था कि ज़ाओजिन, तू मेरे आइस ड्रैगन को हरा नहीं सकता। आज मेरे आइस लैंसेस तेरी बॉडी के न जाने कितने सारे टुकड़े करेंगे, और फिर ये रेगिस्तान बनेगा तेरा कब्रिस्तान। और उतने में ज़ाओजिन ने भी हवा में छलांग लगाते हुए अपने डेविल फॉर्म को अनलिश कर दिया। वो कह रहा था, क्या बस तुम दोनों? ना, मुझे मारने के लिए तुम दोनों काफी नहीं हो सकते। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हमारे पास होली ड्रैगन है, जिनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि तू चाहकर भी उनके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। और फिर उस बंदे ने अपनी पावर्स की मदद से ज़ाओजिन को पीछे की तरफ पुश कर दिया। तब तक दूसरा ड्रैगन आकर अपनी टेल से ज़ाओजिन पर अटैक कर देता है। तो ज़ाओजिन ने भी अपने ड्रैगन कैचर हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन का मुंह जकड़ लिया, जिसके बाद उसे स्पिन करते हुए न जाने कितने ही सारे हेवनली पाम से उस पर अटैक कर देता है। उसके हजारों हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम फटाफट से जाकर उस ड्रैगन पर हिट हो रहे थे। वेल, यहाँ की भीड़ में हम कुछ आर्मर वाले बंदों को भी देख पाते हैं, जो कि कहने लगे कि ज़ाओजिन इतना यंग होने के बावजूद भी काफी ज्यादा भयानक है, अफसोस कि आज वो मारा जाएगा। इधर डार्क चर्च के दोनों बंदों ने एक साथ मिलकर ज़ाओजिन पर हमला कर दिया था, और वहीं पर ज़ाओजिन अकेले ही उन दोनों का मुकाबला करने लगा। मगर फाइनली उन दोनों ने एक साथ मिलकर ज़ाओजिन को पीछे की तरफ ढकेल दिया, और अब वो लोग ज़ाओजिन पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने ड्रैगन्स को हुक्म दिया था कि जल्दी से इसका काम तमाम करो। तो दोनों ड्रैगन्स फटाफट से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन पर हल्ला बोल देते हैं, मगर वहीं पर ज़ाओजिन भी अपने डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे काउंटर कर रहा था। वेल, यहाँ पर हमें इन एनर्जीज के दरमियान जबरदस्त क्लैश दिखाया जाता है। ज़ाओजिन अपना पूरा जोर लगाकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में था। वहीं पर डोंग डोंग की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो ज़ाओजिन के लिए काफी ज्यादा परेशान था। तभी डार्क चर्च का एक बंदा ज़ाओजिन से कहने लगा कि तुम तो वाकई एक पियरलेस टैलेंट हो। अगर तुम्हें 10 सालों तक जिंदा रहने दिया जाए तो हमारा पूरा डार्क चर्च एक साथ मिलकर भी तुम्हें हरा नहीं सकता, और इसी वजह से हम फ्यूचर थ्रेट को अभी से एलिमिनेट करेंगे। और अब उन दोनों बंदों ने अपनी सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो लोग ज़ाओजिन से कहते हैं कि चलो अब ऊपर वाले को याद करो, क्योंकि हम थोड़ी देर में तुम्हें उसी के पास भेजने वाले हैं। और गाइस, वाकई इन दोनों बंदों के पास बेशुमार ताकत थी। उनकी सोर्ड से रिलीज होने वाली थंडर की वजह से वो पूरा इलाका कांपने लगा, और अब इसी इंटेंस एनर्जी के साथ उन लोगों ने ज़ाओजिन पर हल्ला बोल दिया। वेल, यहाँ पर इन तीनों एनर्जी के क्लैशेस की वजह से काफी सारी तबाही मची थी। बड़ी ही घातक एनर्जी के फ्लक्चुएशंस उस पूरे इलाके को डैमेज कर रहे थे, लेकिन हम देख पाते हैं कि ज़ाओजिन पर तो इनका कंबाइन अटैक भी कोई असर नहीं कर पाया। वहीं पर ज़ाओजिन गुस्से में कह रहा था कि क्या तुम दोनों को वाकई ऐसा लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो? अगर तुम इस इरादे के साथ यहाँ पर आए थे तो तुम दोनों को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों ही क्या बल्कि तुम्हारे बाप भी मुझे मार नहीं सकते। और अब वहाँ पर एकदम भारी मात्रा में डेथ एनर्जी रिलीज होने लगी। दरअसल ज़ाओजिन ने अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। ज़ाओजिन की ये डेथ एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक है कि जिंदा लोगों का दम
घोट दे। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी हड्डियों से बनी हुई तलवार को भी समन कर लिया था, जो कि ज़ाओचन की इस डिमोनिक फॉर्म की खासियत है। ज़ाओचन ने जैसे अपनी सोड की एनर्जी को रिलीज किया, वो दोनों ड्रैगन्स अपने आप पीछे की तरफ पुश हो गए। ज़ाओचन उनसे कह रहा था कि अगर तुम दोनों की ताकत की बात की जाए तो मैं उसे ऑलरेडी समझ चुका हूँ, तो अब जल्दी से अपनी सीट की पेटियां बांध लो, क्योंकि ताकत दिखाने की बारी अब मेरी है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन बड़ी ही तेजी के साथ उनकी तरफ रवाना हो गया। तो वो लोग भी अपने ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओचन पर अटैक करने लगे, मगर उनकी ये चाल पूरी तरह से नाकाम हो गई, क्योंकि ज़ाओचन ने अपनी डिमोनिक ब्लेड सीधे उस ड्रैगन में घुसा दी थी और अब उसी ब्लेड को लेकर फ्लाई करते हुए सीधे उस ड्रैगन को चीरने लगा। और गाइस वाकई ये अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल था। इतना बड़ा ड्रैगन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसे देखकर ही वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इधर डार्क चर्च के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके होली ड्रैगन पर तो एक डिफेंसिव आर्मर है, फिर ज़ाओचन उसे ब्रेक कैसे कर पाया। तो वो लोग डर के मारे फटाफट से अपने ड्रैगन से साइड में हट गए, मगर उसी वक्त ज़ाओचन ने बड़ी ही तेजी के साथ आकर उनमें से एक बंदे पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो उसे संभालने के लिए अंदिना फटाफट से वहाँ पर रवाना हो गया और फिर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर अपने ड्रैगन पर उसे कैच कर लिया। वेल अभी दोनों यहाँ से भागने की फिराक में थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़ाओचन को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। मगर ज़ाओचन ने तो बड़े ही मजे के साथ अपने ड्रैगन कैचिंग हैंड को रिलीज कर दिया और जोर जोर से हंसते हुए इन ड्रैगन्स को अपनी तरफ खींच कर कहने लगा कि ये ड्रैगन्स कुछ और नहीं बल्कि बस मेरे हाथ के खिलौने हैं। और इसी तरह से ज़ाओचन ने उस ड्रैगन को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। बेचारे डार्क चर्च के बंदों को तो काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे और फिर जब उन्हें गोल गोल घुमाने के बाद ज़ाओचन का दिल भरा, वो फटाफट से उस ड्रैगन को जमीन पर पटक देता है, जिससे वहाँ पर काफी जबरदस्त धमाका हुआ था। साथ ही साथ तालिदा और अंदिना की हालत भी पूरी तरह से खस्ता हो गई। वो लोग अपने आखिरी वक्त में पूछ रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। वेल ज़ाओचन की इस अटैक में तालिदा तो ऑन द स्पॉट मारा गया। साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सबके सब ज़ाओचन के लिए चीयर्स करने लगे। मगर ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ज़ाओचन उनके ड्रैगन्स को भी सबक सिखाना चाहता है। उसने फटाफट से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक हैंड्स को समन कर लिया। साथ ही उन ड्रैगन से कहता है कि तुम तो अपने मालिक के साथ काफी ज्यादा वफादार थे, तो अब तुम दोनों भी अपने मास्टर्स को हेल में ज्वाइन करोगे। सो अब ज़ाओचन ने बड़े ही कुल अंदाज में उन दोनों ड्रैगन्स को उठा लिया। अपने ड्रैगन्स की ऐसी हालत देखकर ही अंदिना के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर ज़ाओचन उन दोनों ड्रैगन्स को अपने डिमोनिक हैंड से पनिश कर रहा था। इनफैक्ट उन्हें गोल गोल घुमाने में ज़ाओचन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि ज़ाओचन का अपने माइंड पर से पूरा कंट्रोल हट चुका है। वो बस पागलों जैसे जोर जोर से हंस रहा था, मानो बदले की आग ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। और अब ज़ाओचन ने उनमें से एक ड्रैगन को थ्रो किया, जिसके बाद दूसरे ड्रैगन को भी उसी पर पटक देता है। और अब इन दोनों ड्रैगन्स की क्लैश में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया, यानी कि ज़ाओचन ने बिना किसी वेपन के ही दो पावरफुल ड्रैगन्स का काम तमाम कर दिया था। और अब जैसे ज़ाओचन ने जमीन पर जंप लगाई, वो दोनों ड्रैगन्स की लाशें भी नीचे पहुंच जाती है। वेल यहाँ पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की बंदियां तो ज़ाओचन पर पूरी तरह से फिदा हो गई। वो कहने लगी कि इस बंदे के पास तो अर्थ एंड हेवन को शेक करने की एबिलिटी है। हमने आज तक इतने एक्सट्रीम लेवल की टेरिफाइंग ऑरा को विटनेस नहीं किया था। इस बंदे ने हमें दिखा दिया कि एक असली कल्टीवेटर होता क्या है। वेल यहाँ पर हम ज़ाओचन को देख पाते, जिसकी ब्रीदिंग अचानक से ही अनस्टेबल हो गई, जिसके चलते वो सीधे घुटनों पर आ जाता है। यहाँ पर ज़ाओचन बुरी तरह से तड़प रहा था और उसकी स्ट्रगल को देखकर वो आर्मर वाले बंदे कहने लगे कि ज़ाओचन अब अपनी एक्सट्रीम पावर्स का यूज करने के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया, तो अब इसे फिनिश ऑफ करने का वक्त आ चुका है। और इतना कहते साथ ही वो लोग फटाफट से ज़ाओचन को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब ये देखकर वहाँ मौजूद लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो लोग कह रहे थे कि तुमने जानबूझकर ज़ाओचन पर पहले हमला नहीं किया, तुम्हें तो बस उसके कमजोर होने का इंतजार था ताकि तुम मौके का फायदा उठा सको। वहीं पर कुछ बंदे काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि पता नहीं ज़ाओचन ने ऐसे कितने सारे दुश्मन पाल के रखे हैं, एक के बाद एक सभी लोग उसे मारने जा रहे। वहीं पर डोंगडोंग भी उन लोगों को बेशरम कह के गालियां देने लगा, मगर उसी वक्त उन लोगों को ज़ाओचन की हंसने की आवाज आई। दरअसल
दरअसल उसने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया था ताकि उसके यहाँ पर जितने भी दुश्मन बचे हैं वो सब के सब मैदान में आ जाए। और उसकी ये आइडिया काम आ गई क्योंकि उसके दुश्मन उसे कमजोर समझकर उसे मारने के लिए पहुंच चुके थे। तो ज़ाओ जिन बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ऑरा को रिलीज करने लगा। वो कहता है कि आज का दिन तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, न जाने कितने ही सारे दुश्मन मेरा मुकाबला करने पहुंच चुके हैं और उनके इस वजूद को दुनिया से मिटाकर मैं अपने रास्ते को साफ करूंगा। तो चलो दोस्तों, देर किस बात की, एक साथ मुझ पर हमला करो। लेकिन तब तक ज़ाओ जिन के और दुश्मन वहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो उसे लग रहा था कि अब इतने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हो सकता है वो जिंदा बच जाए। इधर ज़ाओ जिन के दुश्मनों ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। वो लोग कह रहे थे कि चलो ज़ाओ जिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि शायद हमने एकदम सही रूमर सुने थे, न जाने कितने ही सारे लोग ज़ाओ जिन को मारना चाहते हैं। पता नहीं इस बंदे ने इनका क्या बिगाड़ा था। पहला इंपीरियल डू क्लैन के 2 बंदे और फिर डार्क चर्च के 2 बंदे, ये चारों मिलकर तो ज़ाओ जिन का कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसलिए अब 3 कल्टिवेटर्स और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ज़ाओ जिन ने तो ऑलरेडी अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया, हो सकता है कि अब वो इन तीनों का मुकाबला ना कर पाए। आज ये दुनिया ज़ाओ जिन जैसे महान वॉरियर को खो देगी। यानी कि लोगों को पूरा यकीन हो चुका था कि ज़ाओ जिन इस बैटल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। वहीं पर डोंगडोंग भी अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। लगातार टोटल 7 पावर हाउसेस का मुकाबला करना किसी भी बंदे के लिए आसान नहीं हो सकता। तो डोंगडोंग समझ गया था कि ज़ाओ जिन अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने वाला है। इधर डार्क चर्च का बंदा ज़ाओ जिन से कहने लगा कि तेरा समय अब आ चुका है, इसलिए जल्दी से ऊपर वाले का नाम जपना शुरू कर दे, हो सकता है तुझे जन्नत में जगह मिल जाए। जिस पर ज़ाओ जिन कह रहा था कि ऊपर वाले का मैंने नहीं बल्कि तू उन्हें जपना चाहिए। तुझे क्या लगा था इन नमूनों की यहाँ आने की वजह से तू जिंदा बच जाएगा? और फिर ज़ाओ जिन अपने हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे को क्रश कर देता है, जिसके चलते डार्क चर्च का ये बंदा भी मारा जा चुका था। इस नजारे को देखकर ये तीनों बंदे तो काफी ज्यादा हैरान थे। ज़ाओ जिन कह रहा था कि आजकल के पावर हाउस तो काफी ज्यादा सस्ते निकल रहे हैं, इन्हें मारना तो मक्खी को मसलने जितना आसान है। और मेरी पावर्स को अच्छे से जानने के बावजूद भी ये लोग मरने के लिए लाइनें लगा रहे। वैसे तो मैंने डू क्लैन और डार्क चर्च को मार दिया, अब पता नहीं तुम 3 नमूने कौन से फैक्शन से बिलोंग करते हो। अगर तुम अपने फैक्शन का नाम बता दो तो हो सकता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हाँ, मगर याद रखना तुम्हारे फैक्शन ने मुझे उंगली ना की हो, वरना तुम तीनों को इन चारों के पास भिजवा दूंगा। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि ज़ाओ जिन अगर तू जरा भी समझदार है तो बिना किसी फाइट के तू हमारे सामने सरेंडर करेगा, हो सकता है कि हम तुम्हें एक आसान सी मौत दे दे। उसकी बातें सुनते साथ ही ज़ाओ जिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, वाह तुम तो मजाक भी काफी अच्छा कर लेते हो। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ 3 नमूने मुझे मार पाओगे? मारना तो छोड़ो, तुम मुझे बुरी तरह से घायल भी नहीं कर सकते। और उतने में ज़ाओ जिन की ऑरा से वो पूरा इलाका कवर हो गया। वहाँ पर डेथ एनर्जी काफी तेजी के साथ सर्ज हो रही थी। और फिर जैसे ज़ाओ जिन ने जमीन पर अपना पाँव पटका, वहाँ की जमीन ब्रेक होने लगी। साथ ही साथ फ्लोर के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी का फ्लो रिलीज हो रहा था। वहाँ मौजूद कल्टिवेटर्स तो इस लोकेशन से काफी ज्यादा दूर थे, मगर फिर भी उन पर भी एनर्जी असर दिखाने लगी। और अब जमीन को चीरते हुए ज़ाओ जिन का धर्मा फॉर्म उसमें से बाहर आने लगा। ज़ाओ जिन कह रहा था कि चाहे वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट हो या वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, इस दुनिया का हर एक बंदा जो मुझे मारना चाहता है वो मेरे सामने आ जाए। आज मैं तुम सभी को एक ही साथ निपटा देता हूँ। मुझे एक लंबे अरसे के बाद फुर्सत मिली, तो क्यों ना इस टाइम का सही से इस्तेमाल किया जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कौन से वो हीरोज है जो मेरा मुकाबला करने के काबिल होंगे। यकीन मानो आज तक जितने भी लोगों ने मेरा सामना किया वो सब के सब मेरे सामने हार गए। तो मैं भी एक पावर हाउस के इंतजार में हूँ ताकि मुझे भी मेरी टक्कर का कोई मिल जाए। हालांकि ज़ाओ जिन का ये फॉर्म देखकर भी उसके दुश्मनों को अकल नहीं आई थी। वो लोग कहते हैं कि ज़ाओ जिन ने अभी भी 4 बंदों को निपटा दिया, यानी कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। और अगर यहाँ पर ये अपना डोमिनेंस साबित कर रहा तो वो बस एक शो ऑफ है। ज़ाओ जिन चाहता है कि हम उसकी पावर्स को देखकर पीछे हट जाए, लेकिन हम भी उसके झांसे में नहीं आएंगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें से वो हजारों लैंसेस से ज़ाओ जिन पर हमले करने लगा। वहीं पर ज़ाओ जिन भी गुस्से में आकर कहने लगा कि चलो मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब उसका स्लैश अटैक उन सारे आइस लैंसेस को चीरते हुए सीधे उस बंदे पर हिट हो जाता है। वेल यहाँ पर वो बंदा अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ जिन के अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसके सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गया।
और तब तक ज़ाओजिन की स्लैश अटैक ने उसे सीधा दीवार पर पटक दिया। वहाँ मौजूद बंदे तो हैरान होते हुए कहने लगे कि ज़ाओजिन की एक ही स्ट्राइक उस बंदे को अधमरा करने में कामयाब हो गई। ज़ाओजिन तो वाकई तूफान का दूसरा नाम है। इधर ज़ाओजिन के दुश्मनों को भी रियलाइज हो चुका था कि उन्होंने ज़ाओजिन को कमजोर समझकर गलती कर दी। वो कहते हैं कि हमें तो लगा था ज़ाओजिन की पावर एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन ये बंदा तो अभी भी काफी ज्यादा जोश में है। वहीं पर ज़ाओजिन ने अपनी ड्रैगन कैचर हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को अपनी करीब खींच लिया। वो कह रहा था कि तेरी पावर्स को देखकर ही मैं समझ गया कि तू किस फैक्शन से बिलोंग करता है। वैसे तो तेरा सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है, यहाँ पर तुम्हारा ही राज चलता, तो फिर तुम लोग बेवजह नकाब पहनकर मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? अरे हाँ, शायद तुम पब्लिक के सामने अपने असली रंग दिखाना नहीं चाहते। कुछ दिनों पहले ही तो हम लोगों ने एक साथ शराब पी थी, साथ ही साथ एक पार्टी को भी एंजॉय किया था, और अब तुम नकाब पहनकर मुझ पर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारी असली पहचान को एक्सपोज कर दूंगा? वेल, ये सारी बातें सुनकर वो दूसरे असासिन काफी ज्यादा पैनिक हो गए। साथ ही साथ उन्हें ज़ाओजिन पर गुस्सा आ रहा था। वो अच्छे से जानते कि अगर ज़ाओजिन ने इनका नाम पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया तो ज़ाओजिन के जितने भी दोस्त थे वो इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। इधर ज़ाओजिन उस बंदे का गला ब्रेक करते हुए कहने लगा कि पता नहीं मेरे दुश्मनों ने तुम्हें कितना सारा पैसा दिया था जो कि तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने यहाँ चले आए। तो इस तरह से ज़ाओजिन ने लगभग 1 घंटे के अंदर ही 5वें बंदे को भी मार दिया। और अब यहाँ पर ज़ाओजिन अपने पोस्टर को डीएक्टिवेट करते हुए न जाने कितने ही सारे ट्रेजर को कलेक्ट कर लेता है, और अब वो इन्हीं ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके इन नमूनों का मुकाबला करेगा। यहाँ पर ज़ाओजिन ने एक शील्ड को अपने हाथ पर सेटअप कर लिया था और फिर तैयार होते साथ ही वो इशारा करते हुए अपने दुश्मनों को बुलाने लगा। इधर वो 2 बंदे आपस में ही डिस्कस करने लगे। वो कहते हैं कि बात अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, अगर आज हम ज़ाओजिन को मार नहीं पाए तो हम सब के सब मारे जाएंगे। ये सिर्फ हमसे नहीं बल्कि हमारे फैक्शन से भी बदला लेगा। और अब हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हाई प्रीस्ट को काफी ज्यादा डांटा जा रहा था। उसका सीनियर बता रहा था कि ज़ाओजिन ने डिवाइन बोन में मौजूद सारे एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इस हड्डी को पूरी तरह से खाली करके तुम्हारे हवाले कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेलिक अब चोरी हो चुका। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई होना चाहिए? आफ्टर ऑल वो सेक्रेड रेलिक तुम्हारी केयर में था और फिर वो चोरी हो गया, तो इसके जिम्मेदार तुम हो। सो दोस्तों, ये लोग होली चर्च ऑफ लाइट से बिलोंग करते थे और अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो इसलिए उन्होंने नकाब पहन लिए। तभी हाई प्रीस्ट ज़ाओजिन से कहने लगा कि तू अच्छे से जानता है कि हम यहाँ पर क्यों आए। अगर तू वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दे तो हो सकता है ये मसला यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओजिन पर हल्ला बोल दिया, लेकिन ज़ाओजिन ने उस पर एक काउंटर स्ट्राइक हिट करते हुए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि तब तक वो दूसरा बंदा ज़ाओजिन पर स्नीक अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, मगर इससे पहले कि वो ज़ाओजिन पर स्ट्राइक हिट कर पाए ज़ाओजिन ने अपनी शील्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लिया। इस इम्पैक्ट की वजह से ज़ाओजिन काफी पीछे पुश हो गया था और अब उस बंदे ने ज़ाओजिन पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि तेरी पावर्स तो अब तक पूरी तरह से डिप्लेट हो जानी चाहिए थी, मगर तुझमें तो अभी भी काफी ज्यादा दम है। वहीं पर हाई प्रीस्ट भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओजिन से कहने लगा कि अब तुझे हम नहीं बल्कि हेवन खुद पनिश करेगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी होली थंडर जजमेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान में थंडर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, लेकिन ज़ाओजिन को तो इस थंडर को देखते साथ ही और भी ज्यादा मजा आने लगा। वो सीधे हवा में छलांग लगाते हुए हाई प्रीस्ट पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और फिर उसने अपने एक ही जबरदस्त पंच के साथ हाई प्रीस्ट को सीधे जमीन का चुम्मा लेने भेज दिया। इतना ही नहीं, ज़ाओजिन ने दोबारा से जाकर उस बंदे को हवा में टॉस कर दिया और फिर क्या ज़ाओजिन ने उस पर जबरदस्त लाते जड़ना शुरू कर दी। उस बंदे की हालत तो मानो किसी पतंग जैसी हो गई थी और फिर एक जबरदस्त लात के साथ ज़ाओजिन ने दोबारा से उसे जमीन पर पटक दिया। यहाँ पर ज़ाओजिन ने इस बंदे की कुत्ते जैसी धुलाई की है। ये सब देखकर ही वो आर्मर पहना हुआ बंदा ज़ाओजिन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर हाई प्रीस्ट भी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठ जाता है। तब तक उस आर्मर पहने हुए बंदे ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे इटर्नल सोड इंटेंट कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान से न जाने कितनी ही सारी हेवी सोड वहाँ आकर सेट होने लगी। उन जायंट सोर्ड्स ने चारों ओर से ज़ाओजिन को घेर लिया था। वेल, इन तलवारों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी जिसे
देखकर ज़ाओचन भी एक सेकंड के लिए इम्प्रेस हो गया और अब वो आर्मर वाला बंदा हाई प्रीस्ट से कहने लगा कि चलो जल्दी से इस पर हमला कर दो। तो हाई प्रीस्ट ने अपनी होली मिरर की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जायंट फॉर्मेशन सेटअप कर लिया जिसे 10,000 डिवाइन सोर्ड फॉर्मेशन कहा जाता था। और फिर इस विशालकाय फॉर्मेशन से अनगिनत तलवारें ज़ाओचन की तरफ चार्ज हो गई। साथ ही वो आर्मर वाला बंदा ज़ाओचन से कह रहा था कि चलो अब सेक्रेट डिवाइन जजमेंट के लिए तैयार हो जाओ, आज 9 हेवंस खुद होकर तेरा सर्वनाश करेंगे। तो ज़ाओचन उन्हें बताने लगा कि ये है मेरी डिमोनिक शील्ड, मैंने हाल ही में इसे रिफाइन किया था, लेकिन आज तक मुझे इसकी पावर्स को चेक करने का मौका ही नहीं मिला। सो अब तुम दोनों इसकी पावर्स को चेक करने के लिए एकदम परफेक्ट मटेरियल हो। इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने अपनी डिमोनिक शील्ड की साइज को काफी तेजी के साथ इंक्रीज किया। उस डिमोनिक शील्ड पर हजारों लाखों डिवाइन तलवारों से हमले होने लगे। इन वेपन्स का क्लैश काफी ज्यादा जबरदस्त था। साथ ही इनकी जायंट डिवाइन सोर्ड भी उसे पियर्स करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़ाओचन की डिमोनिक शील्ड इन सब पर भारी पड़ जाती है। और अब ज़ाओचन ने उन सारी तलवारों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे अपनी शील्ड की मदद से उस आर्मर वाले बंदे पर हमला कर दिया। इस एक ही अटैक में वो बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड होकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। उसे तो लगा ही नहीं था कि ज़ाओचन इतनी जल्दी उस पर हमला करेगा। आफ्टर ऑल इन्होंने अभी ज़ाओचन पर हेवनली जजमेंट का अटैक किया था, मगर ज़ाओचन तो घायल होने से रहा, बल्कि उसने तो अपने दुश्मनों की ही लंका लगा दी। और अब यहाँ पर ज़ाओचन ने भी डिसाइड किया कि वो भी अपनी पावर्स का शो ऑफ करेगा। उसने सबसे पहला तो अपनी 7 डीमन सोर्ड को समन कर लिया और फिर उसे ही हवा में रेज करते साथ ही उसमें से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। ज़ाओचन कह रहा था कि चलो अब तुम दोनों के साथ टाइम पास बहुत हुआ, तो क्यों ना थोड़ा सा सीरियस हुआ जाए। वेल ज़ाओचन की एनर्जी से वो पूरा इलाका डोमिनेट होने लगा। वो अपने दुश्मनों से कहता है कि चलो जल्दी से डिसाइड करो कि तुम में से सबसे पहला कौन मरेगा। वेल उसके तलवार से रिलीज होने वाले एनर्जी फ्लो को देखकर ही उसके दुश्मनों के होश उड़ गए। साथ ही साथ उस एनर्जी ने वहाँ की जमीन को ब्रेक करना शुरू कर दिया। इसलिए वो आर्मर वाला बंदा कहने लगा कि चल अब तुझसे निपटने के लिए मैं अपने 10 साल के लाइफ स्पैन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सो अब यहाँ पर उसने भी अपने एक पावरफुल शील्ड का इस्तेमाल किया था, जो कि अपने आप साइज में इंक्रीज होने लगी। दरअसल उस बंदे को पूरा यकीन था कि वो अपने 10 सालों का लाइफ स्पैन जाया करके ज़ाओचन की इस अटैक को काउंटर कर लेगा। वहीं पर ज़ाओचन का भयानक फ्लो बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड पर हिट हो रहा था। भले इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 10 साल दांव पर लगाए, लेकिन अभी भी वो इस फ्लो के खिलाफ जाकर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और अब उसके आंखों के सामने उसके शील्ड की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई। वहीं पर हाई प्रीस्ट को भी पता था कि अगर उसका साथी मर गया तो फिर वो अकेले ज़ाओचन का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। तो उसने फटाफट से अपनी होली मिरर को रिलीज करते हुए वहाँ पर होली शील्ड फॉर्म कर ली, जिसके चलते इन दोनों एनर्जीज में काफी इनॉर्मस क्लैश हो जाता है। वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का मानो तूफान आया था और फिर हाई प्रीस्ट को समझ आ गया कि ये तो बस ज़ाओचन की एक चाल थी। ज़ाओचन उससे कहने लगा कि मैं चाहता ही था कि तू बीच में आए, अपने पावरफुल ट्रेजर का इस्तेमाल करे। और फिर वो उतने में इशारा करते हुए अपनी डीमन शील्ड को वहाँ पर समन कर लेता है, जिसने पीछे से आकर सीधे हाई प्रीस्ट पर स्नीक अटैक किया था। यानी कि हाई प्रीस्ट अपने चमचे को बचाने गया था और खुद ही ज़ाओचन का शिकार हो गया। अब उसके मरते साथ ही ज़ाओचन ने फटाफट से उसका होली मिरर भी उठा लिया। वो कह रहा था कि ऐसे ट्रेजर मिलते साथ ही मेरा मूड काफी ज्यादा फ्रेश हो जाता। इधर वो आर्मर वाला बंदा जैसे तैसे उल्टियाँ करते हुए उठ जाता है। वो ज़ाओचन से कह रहा था कि तूने एक के बाद एक करते हुए 6 वॉरियर्स का खात्मा कर दिया। वाकई तू अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब तू भी मेरे जैसे एग्जॉस्ट हो चुका है। तो क्यों न इस आखिरी स्ट्राइक में इस मुकाबले को खत्म किया जाए। वेल यहाँ पर उस बंदे की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कहता है कि ये आखिरी स्ट्राइक ही विनर को घोषित करेगी। चल देखते हैं आज तू जिंदा बचेगा या फिर मैं। तो ज़ाओचन ने भी अपनी तलवार को रेज करते हुए वहाँ मौजूद एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। उस बंदे से कह रहा था कि तूने इतनी हिम्मत दिखाकर मेरी एक और स्ट्राइक को अर्न कर लिया। सभी दोनों भी अपनी फाइनल मूव के लिए पूरी तरह से चार्ज हो चुके थे। इन दोनों की ऑरा से ही लोग पीछे की तरफ पुश होने लगे। साथ ही साथ वो इनके फाइनल अटैक को देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थे। इधर वो आर्मर वाला बंदा जोर जोर से चिल्लाते हुए ज़ाओचन से कह रहा था कि अपने अंत से मिलने के लिए तैयार हो जा।
और दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हुआ था। ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल और अमेजिंग था कि वहाँ पर जोरदार धमाका हो गया। कुछ देर के लिए तो वहाँ पर तबाही का मंजर था और फिर सब कुछ शांत हो गया। लोग भी इस अटैक के विनर को देखने के लिए तैयार थे और फाइनली ज़ाओ ने उस बंदे की हर एक मेरिडियन को ब्रेक कर दिया। वो खून की उल्टियाँ निकालते हुए कहने लगा कि ज़ाओ मुझे एक आसान सी मौत दे दे, मैं तेरे हाथ और तड़पना नहीं चाहता। तो ज़ाओ उससे कहने लगा कि ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। हालांकि ज़ाओ उस पर अटैक कर पाई इससे पहले उस बंदे ने चालबाजी दिखाते हुए अपनी सोड को रिलीज कर दिया। वो तलवार सीधी जाकर ज़ाओ के सीने में स्टैब हो चुकी थी और ये सब देखकर ये बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि अब तुझे और भी लोग मारने आएंगे, तू अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहाँ से तू मौत को धोखा नहीं दे पाएगा। मगर उतने में ज़ाओ ने गुस्से में आकर उस पर पलटवार कर दिया और उसका एक ही अटैक उस बंदे को निपटाने के लिए काफी हो गया था। सो इस तरह से ज़ाओ ने एक के बाद एक करते हुए टोटल 7 पावर हाउसेस को निपटा दिया। उसने इन लोगों को इस अंदाज में मारा था मानो ये कोई इंसान ना होकर मुर्गिया हो। और अब ज़ाओ भी उस तलवार की वजह से सीधा घुटनों पर आ जाता है। यहाँ पर डोंग डोंग को भी अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर ज़ाओ ने इस अटैक से उभर पाई इससे पहले एक और बंदे ने वहाँ आकर उसमें अपनी सोड पियर्स कर दी। दरअसल ये हमला अचानक हुआ था तो ज़ाओ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और अब वो बंदा बड़ी ही तेजी के साथ उसे पीछे की तरफ घसीटने लगा। दरअसल ये बंदा भी डू क्लैन का मेंबर था। वो कह रहा था फाइनली तुझ पर हमला करने का मुझे एक सुनहरा मौका मिल ही गया। इनफैक्ट वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स मौजूद थे वो सबके सब डू क्लैन के लोगों को गालियाँ देने लगे। वो कह रहे थे कि जब ज़ाओ कमजोर था तभी स्कायर ने उस पर हमला किया। ज़ाओ एक ट्रू लेजेंड है, लेकिन आज इन लोगों की धोखेबाजी की वजह से वो फॉल होगा। और उतने में ज़ाओ के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस बंदे से कह रहा था कि चलो फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए। वहीं पर अब डोंग डोंग भी काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने वहां आते साथ ही अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर हमला कर दिया। वैसे तो ज़ाओ ने उसे अपने डिवाइन पावर इस्तेमाल करने से मना किया था, मगर अब ज़ाओ के सब्र का बांध टूट चुका। वो अपने भाई को और ज्यादा बुली होता हुआ नहीं देख सकता। इधर डू क्लैन का बंदा भी अपनी ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे डोंग डोंग के अटैक को काउंटर कर लेता है, मगर वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। साथ ही डोंग डोंग को भी चक्कर आने लगे। तो ज़ाओ उससे कहता है कि प्लीज मुझ पर भरोसा करो, इनमें इतना दम नहीं है कि तुम्हारे भाई को तुमसे छीन सके। और अब ज़ाओ उस बंदे से कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तेरे 2 भाइयों ने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन उस वक्त तो तू सामने नहीं आया। तूने तो उन दोनों को मेरे हाथों मरने दिया। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि वो दोनों भी बेवकूफ थे, तुझे खत्म करके वो सारा क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं। तो अब मेरा भी रास्ता ऑटोमेटिकली साफ हो गया। वैसे तो तूने मिस्टिक आर्ट का सेकंड वॉल्यूम भी स्टडी नहीं किया, मगर फिर भी तू अपनी टेक्निक को रिवर्स कर पाया। इसलिए अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे एक जीनियस बोलूं या फिर बेवकूफ। अब अगर बात ज़ाओ की की जाए तो उसने तो पहली बार ही मिस्टिक आर्ट के सेकंड वॉल्यूम का जिक्र सुना था। तो उस बंदे से कहने लगा कि सेकंड वॉल्यूम क्या है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि देख ज़ाओ मेरे साथ गेम मत खेल, तेरे एंसेस्टर ने हमारे एंसेस्टर को बताया था कि मिस्टिक आर्ट का एक सेकंड वॉल्यूम भी है। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओ काफी ज्यादा सोच में पड़ गया। उसे 10,000 साल पहले की बातें याद आने लगी। यहाँ पर अपने फादर से पूछ रहा था कि अगर मैं हमारे क्लैन की मिस्टिक आर्ट को उसके पिक तक मास्टर कर लूँ तो फिर उसके आगे मैं क्या करूँगा? क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई और टेक्निक है? जिस पर चेनज़ान बताने लगे कि मिस्टिक आर्ट के सबसे फाइनल लेवल तक पहुँचना आसान नहीं होगा, और अगर गलती से तुम वहाँ पर पहुँच भी गए तो फिर तुमने जितना कुछ सीखा था उस सबको भूलना पड़ेगा। सब कुछ भूल कर ही तुम डीपर अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर सकते हो। जिस पर ज़ाओ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि अगर मैंने जो प्रैक्टिस किया है उसे भूल जाओ तो फिर मिस्टिक आर्ट का क्या ही फायदा। तो चेनज़ान उसे लेकर तुरंत एक स्पेस में पहुंच गए। ज़ाओ के सामने एक बहुत बड़ा आर्टिफैक्ट था जो कि गैलेक्सी के प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। चेनज़ान उसे बता रहे थे कि हमारे मिस्टिक आर्ट हेवन एंड अर्थ के लॉज को रिप्रेजेंट करती। अगर तुम मिस्टिक आर्ट के आखिरी छोर तक पहुंच पाए तो समझ जाओ तुम हेवन की लिमिट को क्रॉस कर चुके, और इसी वजह से तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा। लेकिन ज़ाओ का सवाल अभी भी सेम था कि अगर सब कुछ भूल जाओ तो फिर कल्टीवेशन करने का क्या फायदा। जिस पर चेनज़ान कहने लगे
लगे कि सब कुछ भूलकर ही तुम हेवन के लॉस के परे जा सकते हो। सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जिस दिन तुम मिस्टिक आर्ट को कम्प्लीटली मास्टर करके उसके पिक पर पहुंच जाओगे, उस वक्त तुम अर्थ एंड हेवन को दोबारा से रिशेप करना, और वही वो पल होगा जब तुम अपनी एक नई दुनिया क्रिएट कर पाओगे। सो गाइस, यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अनलॉक हुई। अगर ज़ाओ चेन अपनी ही मिस्टिक आर्ट के एंड तक पहुँच पाया तो वो अपनी एक नई दुनिया क्रिएट कर पाएगा। यहाँ पर ज़ाओ चेन दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद डू क्लैन के लोगों को मेरे फादर की बातें समझ नहीं आई। मिस्टिक आर्ट का कोई सेकंड वॉल्यूम नहीं है। जो भी मिस्टिक आर्ट के एंड तक पहुँचेगा वो अपनी एक नई दुनिया बना पाएगा, और ये आज तक कोई भी नहीं कर पाया। सो यही सारी बातें सोचकर ज़ाओ चेन के चेहरे पर स्माइल आ गई, जिसे देखते साथ ही वो यंग मास्टर कहने लगा कि तुम मौत की कगार पर है, लेकिन फिर भी स्माइल कर रहा। जिस पर ज़ाओ चेन कहने लगा कि बात ही इतनी खुशी की है कि मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। दरअसल मैंने तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से मुझे समझ आया कि असल में ये सेकंड वॉल्यूम है क्या। तभी वो यंग मास्टर कहने लगा कि न जाने कितने ही सालों से हमारा क्लैन उस सेकंड वॉल्यूम की तलाश कर रहा था, लेकिन हमें आज तक उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। मगर आज हम तुझे खत्म करके तेरी डेड बॉडी को एज ए सैक्रिफाइस यूज करके सेकंड वॉल्यूम का पता लगा लेंगे। साथ ही साथ हमारे डू क्लैन पर जो कर्ज था वो भी अपने आप हट जाएगा। और उतने में ज़ाओ चेन ने एक ही सेकंड के अंदर उसकी सोड को ब्रेक कर दिया। दरअसल ये तलवार उसके सीने के आर पार धसी ही नहीं थी, बल्कि ज़ाओ चेन ने तो होली मिरर का यूज करके खुद को बचा लिया था। उसने तो अभी तक बस घायल होने का नाटक किया, और ये देखते साथ ही वो बंदा डर के मारे पीछे हटने लगा। वो बंदा उससे कह रहा था कि तू एक नंबर का धोखेबाज है, तूने हमारे सामने बेवजह ही घायल होने की नौटंकी की। और उतने में ज़ाओ चेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अब तुम दोनों थोड़ी देर में मेरे हाथों मारे जाओगे, और इसका ब्लेम तुम खुद पर लगाना। तुम्हारी जान जाएगी तुम्हारी लालच और बेवकूफी की वजह से। तुमने मेरे साथ गप्पे लड़ाकर मुझे रिकवर होने का मौका दिया। और उतने में ज़ाओ चेन ने गुस्से में आकर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी इवल पावर काफी तेजी के साथ उस पूरे इलाके में सर्ज हो रही थी। और फिर ज़ाओ चेन ने गुस्से में आकर चिल्लाते हुए अपना फॉर्म भी बदल लिया। वहाँ की फ्लोर अपने आप शटर होकर उसमें से एक खाद बाहर आ जाता है। उस इलाके की हालत ऐसी हो गई थी मानो वहाँ पर कोई जलजला आ गया। ज़ाओ चेन भी पूरी तरह से अपने उसी भयानक डिमोनिक फॉर्म में आ चुका था, और अब उसी जमीन को चीरते हुए उसका डीमन फॉर्म बाहर आ गया। इस नजारे को देखते साथ ही डू क्लैन के यंग मास्टर्स के होश उड़ गए। ज़ाओ चेन तो बड़े ही शान के साथ उस फॉर्म के हाथ पर सवार था। और गाइस, वाकई इस सीन की जितनी भी तारीफें की जाए वो कम है। और फिर ज़ाओ चेन ने बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में अपने डिमोनिक सोड को भी समन कर लिया। और फिर वो उन दो नमूनों से कहने लगा कि चलो फिर तैयार हो जाओ, अपना सिर झुकाकर अपनी मौत को स्वीकार करो। और फिर क्या, उसने अपने ब्रूटल अंदाज में सीधे अपनी सोड को उन लोगों की तरफ रेज कर दिया। तो डू क्लैन के बंदे भी जैसे तैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ चेन के कहर से खुद को बचाने लगे। वो अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ चेन की तलवार को हिट होने से रोक रहे थे। सो अब इन दोनों एनर्जीज में काफी जबरदस्त क्लैश होने लगे। वेल, इन दोनों में से डू क्लैन के एक बंदे ने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो ज़ाओ चेन की तलवार को रोकने के चक्कर में बुरी तरह से घायल हुआ, लेकिन अब उसकी शील्ड पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके थे। और फाइनली ज़ाओ चेन की डिमोनिक ब्लेड ने वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। इस नजारे को देखकर ही वहाँ मौजूद सारे कल्टीवेटर्स हैरान थे। उन्होंने जिस फाइट को आज विटनेस किया था, ऐसी फाइट उन्हें फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। और अब थोड़ी देर में वहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। शुआन में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई की हालत चेक करे। आफ्टर ऑल, ज़ाओ चेन ने सीधा उस पर अपने डिमोनिक सोड से अटैक किया था, मगर फिर भी वो डर के मारे पीछे मुड़कर उसकी हालत देख लेता है। उसका भाई चट्टानों के बीच में मरा पड़ा था। इधर डोंग डोंग भी ज़ाओ चेन की इस फाइट को देखकर इम्प्रेस हो गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। और अब ज़ाओ चेन भी अपने फॉर्म को वैनिश करते हुए जमीन पर पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे करते हुए अपने आखिरी शिकार की तरफ आगे बढ़ रहा था, और ये देखकर ही उस बंदे के पसीने छूट गए। वो समझ जाता है कि अब थोड़ी देर में ज़ाओ चेन उसे भी अपने भाइयों के पास पहुंचा देगा। साथ ही उसके दिल में न जाने कितने ही सारे सवाल थे कि अब उसके डू क्लैन का क्या होगा। 10,000 सालों से इनके डू क्लैन ने चेन क्लैन को धोखा दिया था, और अब ज़ाओ चेन इसकी कीमत सूद समेत वापस ले रहा है। वहीं पर हम ज़ाओ चेन की आंखों में बदले की आग को देख पाते हैं, और फिर उसके चेहरे पर बड़ी ही भयानक स्माइल आ गई, मानो उस बंदे से कह रहा था कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और इसी के साथ ये पावर हाउस एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।